डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वो है लैटेंट स्केयर डिज़ाइन। कि जैसे आपको शुरू में बताया कि 3 हमारे पास बेसिक डिज़ाइन है। पहला था कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, दूसरा था रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, और तीसरा है ये लैटेंट स्केयर डिज़ाइन। लैटेंट स्केयर डिज़ाइन जो है इसको इसलिए बनाया गया है कि ये कम्प्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन से इस सेंस में बेहतर गिना जाता है कि ये फोर्स ऑफ वेरिएशन को के 2 वे कंट्रोल करता है, कि रोज में भी कंट्रोल करता है और इनको कॉलम्स में भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए ये स्केयर की सूरत में चलता है। स्केयर की सूरत में कैसा कि जितनी आपकी ये ट्रीटमेंट्स होंगी, अगर 4 ट्रीटमेंट्स हैं तो 4 का स्केयर 16 आपको जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट चाहिए होंगे, और 5 अगर आपकी ट्रीटमेंट्स हैं तो 5 का स्केयर 25 आपको एक्सपेरिमेंटल यूनिट चाहिए होंगे। तो इसकी एक खूबी ये है या एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हर रो और हर कॉलम में एक कंप्लीट सेट जो है ट्रीटमेंट्स का होता है। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं A B C D के 4 फर्टिलाइज़र हैं। तो हमारे इनको टेस्ट करने के लिए अगर लैटेंट स्केयर में टेस्ट करना है तो 4 का स्केयर कितना होता है, 16 आपके पास प्लॉट होने चाहिए। उन 16 प्लॉट्स पे आप जो है ये 4 ट्रीटमेंट टेस्ट करेंगे। कि पहले जो आपकी रोज़ हैं, हर रोज़ इसकी लेआउट कैसे बनाएंगे कि हर रोज़ जो है उसमें एक कंप्लीट सेट ट्रीटमेंट्स का होना चाहिए A B C D, और हर कॉलम में भी एक कंप्लीट सेट जो है ट्रीटमेंट का होना चाहिए A B C D। इसी तरह से ये भी A B C D A B C D A B C D, इसी तरह रोज़ में देख लें A B C D। तो इस तरीके से आप इसकी जो है लेआउट बनाते हैं कि रोज़ में भी और कॉलम्स में भी ट्रीटमेंट जो है का एक पूरा सेट जो है इसमें आता है। तो इसके लिए इसके ज़ाहिर है कि एडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज क्या हैं कि कंट्रोल द फोर्स ऑफ वेरिएशन इन 2 डायरेक्शन एंड रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर। तो दोनों डायरेक्शंस में ये फोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल करता है कि वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी फर्ज करें। तो मोर एफिशिएंट देन CRD completely randomized डिज़ाइन एंड RCBD randomized complete ब्लॉक डिज़ाइन। इन दोनों डिज़ाइनों से ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट से मुराद क्या है कि इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, और इसमें जो आपका एरर होता है या आपका एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो कम होता है, कि या वेरिएशन जो है उसमें कम रह जाती है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि इट इज़ नॉट यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर ग्रेटर। कि जब आपके पास ट्रीटमेंट ज़्यादा होंगी तो वहाँ ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10 ट्रीटमेंट्स हैं तो आपको कम से कम 10 का स्केयर करें तो 100 बनता है। 100 आपको एक्सपेरिमेंटल यूनिट चाहिए होंगे। तो बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इतने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आपके पास अवेलेबल ही नहीं होते, तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है कि जब ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अप्लाई करते हैं तो इस पर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ज़ाहिर है कि जब आपको ज़्यादा प्लॉट्स की ज़रूरत होगी या ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की ज़रूरत होगी तो कास्ट भी इस पर ज़्यादा आएगी। लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम लेफ्ट फॉर एरर सम ऑफ स्केयर। कि एरर के लिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कम रह जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी माइनस करनी होती है, आपने रोज़ की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी माइनस करनी होती है टोटल में से, और कॉलम्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी माइनस करनी होती है। तो पीछे एरर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जब कम हो जाएगी तो जो एरर है वो आपका
ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो कि मीन स्क्वायर एरर ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपको बताया कि डिफ़िकल्ट होता है कि हर सिचुएशन में अप्लाई करना, क्योंकि बाद सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहां आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो महदूद होते हैं, वहाँ उन पे आप, लेकिन इसके लिए तो एक रिक्वायर्ड जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट चाहिए। अगर 4 ट्रीटमेंट्स हैं तो 16 यूनिट आपको चाहिए। फर्ज करें आपके पास यूनिट जो है 9 है या 10 है, तो वहाँ आप 4 ट्रीटमेंट्स जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो हर सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये था आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, ये लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन के लिए एक एग्जांपल है जो बनाई गई है, कि इस एग्जांपल को ज़रा अच्छी तरह से आपने पहले समझना है, फिर हम करेंगे। कि ए सेल प्रमोशन एजेंसी want to see the efficiency of their 3 different sale promotion campaigns. For this purpose, outlets of 3 firms in 3 cities were selected and data on increase in sale during a week are taken in order to control variation of sale between cities and between different firms. Latent scale design is applied on the basis of following data. Test the hypothesis that all 3 campaigns produce the same result. Use 5% level of significance. क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि सेल्स को प्रमोट करने वाली कोई एजेंसी है, तो जैसे आजकल सेल्स प्रमोशन एजेंसीज होती हैं कि जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करती हैं, वो अपनी एक रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च में क्या है कि वो देखना चाहते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो ज़्यादा कामयाब है सेल को प्रमोट करने के लिए। उनके पास फ़र्ज़ करें कि 3 कैंपेन्स हैं सेल्स की प्रमोशन के लिए, तो मसलन कोई भी हो सकती हैं कि जैसे शहर के अंदर उन्होंने साइन बोर्ड लगा दिए, या मोबाइल पे कोई एडवर्टाइज़ कर दी, या लोकल चैनल जो हैं वो टीवी के उन पे एडवर्टाइज़ कर दिए, या पम्फलेट लोगों में तकसीम करने शुरू कर दिए। कोई भी कैंपेन उन्होंने इस्तेमाल की, तो उनके पास 3 प्रमोशन कैंपेन्स हैं, उनको वो टेस्ट करना चाहते हैं। या आप ये कह लें इन अदर वर्ड्स या टेक्निकली कि 3 ट्रीटमेंट्स हैं सेल को बढ़ाने के लिए। वो ट्रीटमेंट अप्लाई करके वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आया कि ये तीनों ट्रीटमेंट्स जो हैं एक जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, या इनकी वजह से जो सेल इंक्रीज होगी वो सेम है या कि डिफरेंट है। तो इस मकसद के लिए ज़ाहिर है उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन करना है। तो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि आउटलेट ऑफ 3 फर्म्स इन 3 डिफरेंट सिटीज़ आर सिलेक्टेड, कि 3 फर्मों के 3 मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने आउटलेट ले लिए। कि मसलन ये है 3 फर्में ये भी हो सकती हैं कि एक आपके डाइनर हो गई, एक आउटफिटर हो गई, एक जे डॉट हो गई। उनके 3 मुख्तलिफ शहरों में से फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद से उन्होंने जो है स्टोर जो हैं या उनके जो आउटलेट्स हैं वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिए। अब उन पे वो जो है अपनी जो कैंपेन है प्रमोशन के लिए, सेल प्रमोशन के लिए, वो उन पे उन्होंने अप्लाई कर दी, जैसे भी अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद उनके पास जो है उन्होंने ये सोचा कि भाई इसमें डाटा के अंदर वेरिएशन आ सकती है। तो जो कि रिसर्चर था कि डाटा के अंदर वेरिएशन आ सकती है, किस वजह से, एक तो जो फर्म है कोई ज़्यादा सेल करने वाली है, कोई कम सेल करने वाली है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनमें भी कोई वेरिएशन आए। तो दूसरी वेरिएशन ये हो सकती है कि
तीन हमने सिटीज़ लिए हैं कि लाहौर है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है। शहरों के अंदर भी जो है सेल्स का ट्रेंड जो है वो एक दूसरे से, एक शहर का दूसरे से डिफरेंट होता है, उनके अंदर भी वेरिएशन जो है आ सकती है। तो दोनों तरह की वेरिएशन उन्होंने कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन जो चूज़ किया वो लैटिन स्क्वायर था। जैसे आपको पहले लेआउट में बताया कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन है कि जो दोनों सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है उनको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल द वेरिएशन ऑफ सेल बिटवीन सिटीज़ एंड बिटवीन डिफरेंट फर्म्स, कि सिटीज़ को भी के अंदर जो वेरिएशन आएगी, जो वर्टिकली आ रही है, हॉरिजेंटली आ रही है, उसको भी कंट्रोल करना है हमने, और फर्म्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उसको भी हमने कंट्रोल करना है। तो हमने लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन जो है वो चूज़ किया, और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में ये फ़र्ज़ करें कि फैसलाबाद के अंदर जो पहली फर्म थी उसको ए ट्रीटमेंट दे दी, दूसरी फर्म जो थी उसको सी दे दी, तीसरी को बी दे दी। ये भी आपको बताया था कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि जो ट्रीटमेंट्स होती हैं रोज़ और कॉलम्स में, वो पूरा कंप्लीट सेट होता है। तो ये देखें, ये कंप्लीट सेट है, ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है, इधर भी ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है, हर रो में भी ए बी सी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपने कंप्लीट सेट जो है, लेकिन ये रोज़ और कॉलम्स में आना कैसे है कि ये रैंडम प्रोसेस से ही आएगा आपके पास में, कि रैंडमली के तीनों में से, इस कॉलम में तीनों में से कौन सी आपने ट्रीटमेंट देनी है, पहले डिपार्टमेंटल स्टोर को, या पहला जो इनका आउटलेट है दूसरे को, तीसरे को, उस हिसाब से आपने दी कि ये ए बी सी क्या है, आपकी ट्रीटमेंट्स हैं या आपकी प्रमोशन के लिए जो आपने कैंपेन चलाई है वो स्ट्रेटजीज हैं, कि प्रमोशन के लिए जो आपकी कैंपेन्स हैं वो हैं कि इस पे ए लगा कर दी, इस पे बी कर दी, इस पे सी कर दी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं कि सॉल्यूशन की तरफ, कि इसमें ज़ाहिर है कि पहले वो स्टेप्स जो होते हैं आपके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के, वो स्टेप्स हम लिख लेते हैं कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि 3 ट्रीटमेंट्स थे कि तीनों ट्रीटमेंट्स के मीन जो हैं वो इक्वल हैं। मीन किस चीज़ के होंगे, तो जो फेल हुई है वो कैंपेन लॉन्च करने के बाद। अल्टरनेट क्या होगा कि मीन्स आर नॉट इक्वल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया हुआ होगा या रख लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है, जहां आपने ट्रीटमेंट मीन्स की इक्वलिटी को ही चेक करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल, तो उसके लिए मीन्स के ट्रीटमेंट ओवर मीन्स केयर एरर, मीन्स के ट्रीटमेंट के लिए एस के टी आ जाएगा, एरर के लिए एस के ई आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि एंड ये डिनोमिनेटर में हम मीन स्क्वायर एरर हमेशा रखते हैं, और ऊपर जौन सी चीज़ हमने टेस्ट करनी होती है, ट्रीटमेंट्स के मीन हो तो ट्रीटमेंट, अगर रोज़ के मीन हो तो रोज़ रख लेंगे मीन स्क्वायर रोज़, कॉलम्स के मीन्स हो तो रोज़ मीन स्क्वायर कॉलम्स, अगर ब्लॉक्स के हों तो मीन स्क्वायर ब्लॉक्स रख लेते हैं विद V1 एंड V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। V1 क्या होगा कि आपके जो ट्रीटमेंट्स की है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और V2 क्या होगा, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। V1 जो है आप पहली रोज में से देख लेंगे, V2 जो है आप पहले कॉलम में या वर्टिकली नीचे की तरफ देख लेंगे। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ टेबल। टेबल वैल्यू जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से आप टेबल वैल्यू देख लेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इस फार्मूले से हम निकालेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये एफ कैलकुलेटेड टेबल की वैल्यू से ज़्यादा आ गई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर देंगे। आगे आप 5वें स्टेप में कंप्यूटेशंस करते हैं जो हम बोर्ड पे करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जो 5वां स्टेप होता है हमारी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में जो एग्जांपल हम कर रहे थे कि कंप्यूटेशन का, ये वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं सारी, कि इसमें क्या था कि फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद 3 शहर थे, इधर 3 फर्में थी, F1, F2, F3, या 3 आपके जो है
और उनसे आपने वैल्यूज इकट्ठी की हुई थी। ये आपके पास जो है फर्ज करें कि सेल का डाटा है और ये ट्रीटमेंट्स आपने उन पे अप्लाई की हुई हैं जो सेल्स प्रमोशन के लिए जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई थी ए बी एंड सी। तो लैटेंट स्केल डिज़ाइन का क्या होता है पहचान के भाई, एक तो उसमें आपको स्केल की सूरत में मिलता है, ये 3x3 का लैटेंट स्केल है कि 3 आपके रोज हैं 3 आपके कॉलम है, वो तो खैर पिछले क्वेश्चन में भी थे। और साथ में ये आपको होता है कि हर रो में और हर कॉलम में ट्रीटमेंट्स का मुकम्मल सेट होता है। ज़ाहिर ट्रीटमेंट भी इसमें 3 होंगी, ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी। इसी तरह से इधर देख लें ए बी सी सी ए बी, तो सब में मुकम्मल सेट जो है वो दिया हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए जो है कि वैल्यूज हमने लिखनी है पहले की तरह, जैसे पहले करते हैं इन सब का टोटल करेंगे 9 एंड 3 12 आ जाएगा। ये कॉलम्स पर यहाँ मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिखी क्योंकि ट्रीटमेंट हमारे पास ये वाली है, यहाँ ट्रीटमेंट अलग लिखते हैं। ये सी लिखा है, सी से मुराद कॉलम्स होगा, तो ये कॉलम्स के टोटल आपके पास आ रहे हैं। इधर जो है आर लिखा है, आर से मुराद रोज होंगी, तो ये 12 आ जाएगा टोटल। ये आपके पास जो है 30 आ जाएगा। नेक्स्ट टोटल जो है ये 21 आ जाएगा। और ऐसे ही आपके पास इधर अगर आप टोटल करते हैं ये 24 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। तो जब आप ग्रैंड टोटल करते हैं तो ये 63 बन जाता है। आगे आपने एक्स आई जे स्केयर निकालना होता है, यहाँ स्केयर लिखेंगे और कि ये आपके पास के समेशन सी जे जो है या सी का जो है कॉलम्स का टोटल आ जाएगा। इधर से ये समेशन आर या आर का टोटल जो है रोज का टोटल भी इतना ही होगा। तो इसको आप आमतौर पे ग्रैंड टोटल भी कह देते हैं। 63 जो है आपका ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ग्रैंड जी से ग्रैंड, टी से टोटल। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक्स की हर वैल्यू का आपने स्केल ले लेना। ये एक्स की वैल्यूज हैं, x11 का स्केल लिया तो ये 16 आ गया, 25 आ गया, ये 9 आ गया, ये टोटल इसका 50 बन गया। ये ब्रैकेट के अंदर जो स्केल लिखे हुए उनका टोटल 16, 25 एंड 9। ये 144 आ गया, ये 100 आ गया, ये 64 आ गया। इनका टोटल आपने किया तो ये आपके पास आ गया 208। इसी तरह ये टोटल ये स्केल किया 64 आ गया, ब्रैकेट में 49 आ गया, ये 36 आ गया। इनका टोटल किया तो ये 149 बन गया। इन सब का जब आपने टोटल किया तो 507 आ जाएगा। 507 क्या होगा? समेशन एक्स आई जे स्केयर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपने निकालना है कि C1, C2, C3 का स्केयर। 12 का स्केयर आ जाएगा 144। स्केयर कैसे निकालते हैं कि 12 को 12 से फर्क दे दें। 30 का स्केयर आ गया 900, 30 को 30 से फर्क दे दें। 21 को 21 से फर्क दी तो 441 आ गया। जब इनका टोटल आपने किया तो टोटल आपके पास आ गया 1485। 1485 आ गया। इसी तरह से जैसे C की हर वैल्यू का आपने स्केयर किया है, इसी तरह R की हर वैल्यू का स्केयर करने 576 आ जाएगा, 484 आ जाएगा, 22 को 22 से फर्क दिया, 17 को 17 से फर्क दिया, 289 आ गया। तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे 1349 आ जाएगा। 1349
49। तो ये आपके पास जो है समीशन आर आई स्क्वायर आ जाएगा, ये समीशन सी जे स्क्वायर आ जाएगा, और ये समीशन आपके पास एक्स आई जे आ जाएगा। इसके बाद हम इसके कंप्यूटेशन के जो सेकंड स्टेप है उसकी तरफ जाते हैं। उसमें क्या करते होते हैं, पहले की तरह ही पहले आप करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। इसमें एक चीज हमने और निकालनी है कि वो क्या है कि उसमें आपके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट एसेस बनाने के लिए ट्रीटमेंट को हमें सीधा करना पड़ेगा, या एक तरतीब में जो है वो लगाना पड़ेगा कि फर्ज करें कि ए ट्रीटमेंट है आपकी, बी ट्रीटमेंट है और सी ट्रीटमेंट है। ए की सारी वैल्यू जो है वो इकट्ठी कर लें कि 4 है, फिर 7 है, फिर ए 8 है, 4 7 4 8 7 या 4 7 8 जो है ये ए की वैल्यू आ गई 4 7 8। इसी तरह बी की वैल्यू है आपके पास 12 5 और 6, 12 5 और 6। सी की वैल्यू आ गई 8 10 एंड 3, 8 10 एंड 3। इनको सबको तरतीब में आपने लिख लेना है। तरतीब में लिखने के बाद इनका टोटल करें, ये 19 आ गया, ये आपके पास 23 आ गया, ये 21 आ गया। कि इसको आप कह देंगे टी आई जे आपने इस्तेमाल किया होगा, अगर लिखना चाहे तो टी के भी लिख सकते हैं। और आप ट्रीटमेंट के स्केल्स भी निकालने पड़ेंगे, या फिर इसमें टी के का स्केल कर लें, या टी अकेला भी लिखा रहने में फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, कि टेक्निकली तो वैसे लिखना चाहिए। जे 19 का स्केल है 361, और दूसरी वैल्यू आपके पास थी 23, इसका स्केल है 529, और थर्ड वैल्यू 441, 21 का स्केल, और इन सब का टोटल जो है वो समीशन कहलाएगा। ये समीशन तो आपके पता है कि यही बनेगा 63, और ये आप देख लें कितना बनता है, ये 1331, 1331। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट के स्केल्स का सम आ जाएगा, ट्रीटमेंट के स्केल्स का सम आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें ये चीज़ एडिशनल होती है कि आप जो है ये ट्रीटमेंट्स हैं आपकी, इनको अरेंज करने के बाद जो है आप इनका ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर भी निकाल लेते हैं कि रो सम ऑफ स्केयर, कॉलम्स का स्केयर का सम और ट्रीटमेंट का स्केयर। ये आगे जब हमने वो करना है कि पहले करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है करेक्शन फैक्टर। फैमिलियर है आपके करेक्शन फैक्टर क्या होता है, करेक्शन फैक्टर होता है कि ग्रैंड टोटल का स्केयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन फिर आपके पास ये 9 ही है बाई चांस, तो 63 का स्केयर करेंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास बन जाता है 441। ये करेक्शन फैक्टर आ जाए, या सी एफ कह देते हैं, सी से करेक्शन, एफ से फैक्टर। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं टोटल एसेस, टोटल सम ऑफ स्केयर्स। टोटल सम ऑफ स्केयर क्या है, एक्स आई जे स्केयर
माइनस करेक्शन फैक्टर एक्स आई जे स्केयर कितना है 507, करेक्शन फैक्टर 441 और बाकी आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो 66, टोटल एसेट्स आपके पास 66 आ जाएगा। इसके बाद आपने निकालना है नेक्स्ट वैल्यू क्या है कि कॉलम एसेट्स में ये कॉलम्स है आपके पास, ये कॉलम सम ऑफ स्क्वायर है समेशन सी जे स्क्वायर ओवर जितने आपके पास रोज होंगी कॉलम्स होंगे तो उन्हें रोज पे डिवाइड करेंगे 1 2 3 हैं, यहाँ तो रोज एंड कॉलम्स बराबर ही हैं तो कोई मसला नहीं होगा यहाँ। तो ये जब आप माइनस करेंगे ये है 1485 डिवाइडेड बाई आर के रोज कितनी थी 3 पे डिवाइड किया माइनस करेक्शन फैक्टर आपके पास है 441। इस सब को जब आप हल करेंगे तो वैल्यूज आपके पास आ जाती है 54। तो कॉलम एसेट्स आपके पास 54 आ जाएगा कि ये टोटल एसेट्स था, ये कॉलम एसेट्स आ गया। अब आपने रो एसेट्स निकालनी, रो एसेट्स के रो एसेट्स जो है बिल्कुल उसी तरह जैसे कॉलम एसेट्स निकाला है। तो कॉलम एसेट्स में समेशन सी जे स्क्वायर लिया था, रो एसेट्स में आर स्क्वायर ले लेंगे, समेशन आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइडेड बाई रोज किया था, इसको डिवाइडेड बाई आप कॉलम्स कर देंगे। तो कॉलम्स कितने हैं ये भी 3 हैं माइनस करेक्शन फैक्टर, ये फार्मूला होगा और ये वैल्यू आ गई 1349 divided by 3 minus 441 and your answer will be 8.1267, 8.1267। ये आपके पास रो एसेट्स का टोटल जो है वो आ जाएगा। रो भी निकाल ली, कॉलम भी निकाल ली, लेकिन असल चीज जो है जो ट्रीटमेंट जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं वो अभी तक नहीं निकाली। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग बना लेंगे कि ट्रीटमेंट एसेट्स समेशन टी के स्क्वायर ओवर जितने आपके रेप्लिकेट्स होंगे कि 3 रेप्लिकेट्स हैं ओवर आप आर कर दें तो माइनस करेक्शन फैक्टर कर दें तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आपके पास था 1331 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 441। ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.67। ये आपके पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखें कि जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कोई भी सम ऑफ स्क्वायर जो है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो स्क्वायर्स होते हैं स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कहीं भी वैल्यू अगर ये माइनस में आएगी, जिनको मैंने ये सर्कल किया हुआ है कि टोटल एसेट्स हो, कॉलम एसेट्स हो, रो एसेट्स हो, ट्रीटमेंट एसेट्स हो या इवन एरर एसेट्स हो, माइनस में कोई वैल्यू आएगी तो आपका कैलकुलेशन जो है वो गलत होगी, आपको दोबारा उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि क्या गलती कर रहे हैं। आगे है एरर एसेट्स। एरर एसेट्स कैसे निकालेंगे कि टोटल एसेट्स में से ये सारे आप एसेट्स निकाल दें कि कॉलम एसेट्स माइनस
रो एसएस माइनस ट्रीटमेंट एसएस, ये सारी चीज़ें जब आप माइनस करेंगे तो एरर एसएस आ जाएगा। तो टोटल एसएस 66 था, उसमें से -54 कर दिया आपने, -8.1267 कर दिया, -2.67 कर दिया, और बाकी जो है आपके पास एरर एसएस आ गया 1.2033, ये एरर एसएस निकल आएगा। कि सारे सम ऑफ स्क्वायर जो है आपने कैलकुलेट कर लिए। तो ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जैसे आपको पता है कि अनोवा टेबल जो है वो बनाया जाता है, तो कोशिश करते हैं कि इधर ही अनोवा टेबल बना दें हम। तो अनोवा टेबल में नोवा टेबल में हमारे पास क्या होता है कि पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है। यहाँ सोर्स ऑफ वेरिएशन में आपके पास एक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के बाद कॉलम है, कॉलम के बाद रोज हैं, रो के बाद जो है एरर है, एरर के बाद आपके पास टोटल है। सोर्स ऑफ वेरिएशन के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे आपको पता है कि ट्रीटमेंट भी उतने हैं, रोज भी उतनी है, कॉलम्स भी उतने हैं। ट्रीटमेंट में से एक माइनस कर दें, 3 - 1 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी। कॉलम में से एक माइनस कर दें कि या आप लिख लें t - 1 c - 1 r - 1, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। एरर के लिए निकालने के लिए टोटल देखें, टोटल आपके पास 9 है, तो 9 में से 6 निकल जाए तो बाकी की एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बच जाएगी। कि सॉरी टोटल आपके पास टोटल के लिए n - 1 9 - 1 = 8 है। तो 8 में से आप ये 6 निकाल दें तो बाकी 2 ही एरर के लिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी। तो जैसे हमने इसमें इसके डिसएडवांटेज में कहा था कि इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि एरर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कम बचती है, क्योंकि कॉलम की भी निकलती है, रो की भी निकलती है, ट्रीटमेंट की भी निकलती है। नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर आप करेंगे, तो सम ऑफ स्क्वायर में क्या है, तो ये जो अभी आपने निकाले हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर है, रो सम ऑफ स्क्वायर है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है, एरर सम ऑफ स्क्वायर है। ये टोटल है, ये कॉलम है, ये रो है, ये ट्रीटमेंट है और ये एरर है। ये चारों हम जो है लिख देंगे। टोटल 66 था आपके पास। ट्रीटमेंट का जो है 2.67 है, कॉलम का आपके पास 54 है, और रो के लिए 8.1267 है। एरर जो है आपके पास 1.2033 है। आगे आप मीन स्टेप्स निकालेंगे, हर वैल्यू को आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते जाएंगे, 1.335 आ जाएगा। ये ट्रीटमेंट स्क्वायर आ जाएगा, मीन ट्रीटमेंट स्क्वायर आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, कॉलम मीन स्क्वायर आ जाएगा,
रो मीन स्क्वायर के लिए आपके पास आ जाएगा 4.06335 और एरर के लिए आपके पास आ जाएगा 6017 0.6017। नेक्स्ट स्टेप में आपने एफ कैलकुलेटेड निकालनी है। एफ कैलकुलेटेड में जहां हम ट्रीटमेंट को ही टेस्ट करना चाहते हैं, रोज और कॉलम्स को फर्ज करें कि नहीं टेस्ट करना चाहते, वैसे करना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एस के टी डिवाइडेड बाई एस के ई कर देंगे तो एफ रेशो निकल आएगी। एफ रेशो ट्रीटमेंट के लिए, अगर कॉलम के लिए निकालनी होगी तो एफ स्क्वायर ई एफ स्क्वायर सी लिखेंगे, ये वाली कॉलम की वैल्यू, और एरर पे डिवाइड कर देंगे। रो के लिए निकालनी होगी तो एफ स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर ई, तो एरर पे डिवाइड कर देंगे। फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन में ट्रीटमेंट के लिए उसने पूछा है कि ट्रीटमेंट मीन बराबर हैं जाके नहीं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ट्रीटमेंट की 1.335 थी और इधर थी 0.6017। तो एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.2187। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख लेते हैं एफ टेबल वैल्यू। एफ टेबल जो है, टेबल में आपके पास क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए देख रहे हैं, ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, दूसरा एरर है, एरर के लिए यहाँ स्क्वायर डाल लें तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 है। तो टेबल में V1 भी आपके पास 2 होगी, V2 भी आपके पास 2 होगी। 2 को 2 के नीचे देखेंगे तो टेबल वैल्यू आपके पास आती है कितनी कि 19 जो है टेबल वैल्यू आती है। तो एफ टेबल 19 है। तो डिफिएंट रूल हमारा क्या होता है कि हाइपोथेसिस को हमने कब रिजेक्ट करना होता है कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा हो जाए। तो देखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है या नहीं। ये देखें ये 2 है, ये 19 है, टेबल वैल्यू से काफ़ी छोटी है, तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और छठे स्टेप में कंक्लूजन लिखेंगे एक्सेप्ट H0। ये 19 आपकी टेबल वैल्यू थी, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू थी। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से बढ़े तो आप हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं, यहाँ H0 को एक्सेप्ट करेंगे और कंक्लूजन क्या ड्रा करेंगे कि तीनों ट्रीटमेंट्स जो हैं इनके मीन जो है इनमें कोई खास फर्क, सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, ये तीनों मीन आपस में बराबर है। तो ये था आपका कि लैटेंट स्टेट डिज़ाइन और उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल। थैंक यू।